नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल शाम तक 50 करोड़ आस्थावान गंगा में डुबकी लगा चुके थे महाकुंभ में। 50 करोड़। और ये 50 करोड़ की संख्या उत्तर प्रदेश की आबादी की ठीक 2 गुना है। जो संभावना व्यक्त की गई थी, खुद योगी आदित्यनाथ के शब्दों में अगर कहूं तो उनको उम्मीद थी कि 40 करोड़ के आसपास महाकुंभ में लोग आएंगे। लेकिन यदि कल शाम तक ही 50 करोड़ डुबकी लगा चुके तो 26 फरवरी जब ये समापन होगा इसका, तब तक तो ये संख्या 60 करोड़ को पार करेगी। योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह तीनों एक कार्यक्रम में थे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 400 करोड़ से अधिक के 2 फ्लाईओवर बने हैं लखनऊ में, और यातायात के लिहाज से, संपर्क मार्ग के लिहाज से और सुविधा के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी ने क्या कहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, वो रिमार्केबल है। और योगी आदित्यनाथ ने भी रोज फड़फड़ा रहे अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। तो पहले सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, लेकिन इससे पहले लखनऊ से जोड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को, और उन्हीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सुन लेते हैं रोज रोज फड़फड़ाने वाले अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है आज योगी आदित्यनाथ ने। अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। अब जरा ये भी सुन लेते हैं और उसके बाद वीरेंद्र जी के पास जाते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कहा है। संपन्न उत्तर प्रदेश और कानून और व्यवस्था में तो लाजवाब काम योगी जी ने किया है। राम राज्य की स्थापना कर दी है। कोई गुनहगारी करने वाले की हिम्मत नहीं है। अभी हमारे एनएचआई के भी टोल में घोटाले करने वालों को यूपी सरकार ने पकड़ा। मैंने योगी जी हमारे डिपार्टमेंट को कहा, इनके बूढ़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालो, योगी जी से रिपोर्ट मांगो और इनको सबको नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस डालकर जेल में अंदर भरना करना है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी है। क्वालिटी के साथ गड़बड़ करेगा तो बिल्कुल याद रखो। आज आपको जो मैं अभी आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से आया हूं, और पहली बार वर्ल्ड में जर्मनी ने इस पर काम किया, ऑटोमेटेड। वीरेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 3 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में आने जा रहे हैं। फिर तो सरकार ने अगर कुंभ के आयोजन पर, प्रयागराज के सौंदर्यीकरण पर, सुदृढ़ीकरण पर, शहर के लिए अगर मैं कहता हूं 15,000 करोड़ भी खर्च किया हो, 7,500 करोड़ और 5,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे 15,000 करोड़ खर्च करके अगर 3 लाख करोड़ आते हों सरकार के खजाने में, तो इसमें क्या टोटा है। देखिए, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा करूं।
योगी जी ने कम कहा है, ये अंडरस्टेटमेंट है। जो 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 तीर्थयात्री अब तक प्रयागराज आए हैं, उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक अयोध्या पहुंच चुके हैं, और उसकी भी कई गुना ज्यादा संख्या काशी पहुंच चुके हैं। काशी में, अयोध्या में स्कूल बंद कर दिए गए कि साहब, जो और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, शहर में चलना मुश्किल है। उसमें भी 50 लाख की संख्या पहुंची है मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी मंदिर में, जो देवी का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। लाखों लोग पहुंचे हैं, मथुरा, वृंदावन पहुंचे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट, बांदा के आगे मध्य प्रदेश में सतना जिला है, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है मैया देवी का, वहां लोग पहुंचे हैं। प्रयागराज से कटनी, प्रयागराज से जबलपुर 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबे दूरी पे जाम लगा हुआ था। तो ये कहना कि 3 लाख करोड़, ये तो इसका भौतिक पक्ष है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर संस्कृति है, जो कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का जो सेकुलरिज्म है, उसको सनातन से, भारतीय से, हिंदू से उसको घृणा है, उसको चिढ़ है, वो कुछ नहीं करेंगे। भारत का जो सनातन संस्कृति का जो रिवाइवल है, वो जो काम हुआ है, जो एक नए संस्कारों का सूत्रपात हुआ है, और एक नई पीढ़ी ने ये देखा है, दुनिया में कहीं पर भी, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी, किसी भी भूभाग में इतना बड़ा समागम मनुष्यों का नहीं होता, और कितना ऑर्डरली हो रहा है। और मैं तो 5 बार जा चुका हूं। जो लोग वहां, ये सही है कि एक दुर्घटना हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और वो बहुत दुखद है, लेकिन जिस स्तर का वहां पे जो व्यवस्था की गई है, जो प्रबंधन किया गया है, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जितने ड्रोन लगे हैं, जो जो वहां पे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उसमें डिप्लॉय किया गया है पूरे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और कितने, और जो वहां पुलिसकर्मी हैं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं, आप सोच लीजिए। और जाहिर है कि अगर वो ड्यूटी पे हैं तो वो भोजन नहीं कर सकते, खा पी नहीं सकते। तो इस सबके बावजूद जो कांग्रेस की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से जो घृणा का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोग आए हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि क्या कुंभ नहाने से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन्हीं के राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के डीके शिव कुमार कुंभ में स्नान करने आए थे। सचिन पायलट भी कल आए थे, जो कि पहले राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आए थे परिवार के साथ। तो ये जो सनातन संस्कृति का जो रिवाइवल है, उससे जो डर बैठ गया है समाजवादी पार्टी में और इंडिया अलायंस में, और जो लोग जाति जनगणना की बात करते थे कि हिंदू समाज को कैसे खंड खंड में बांटा जाए, उनके सपने ध्वस्त हो रहे हैं। उनकी चिंता असली ये है। राहुल गांधी को अगर जाति की जनगणना कर ली है, अगर करनी है, तो आ जाए प्रयागराज, वो कर ले। और आज खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने, अभी खबर आ गई है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो है, ये होता है जनता का दबाव, और ये लोग केवल जो है, कहीं योगी जी को इसका कोई पॉलिटिकल लाभ ना मिल जाए, कोई उनकी और एक समाज में ये सौहार्द का एक ठोस बुनियाद ना पैदा हो जाए, कैसे समाज खंड खंड बटा रहे, रोज जो है अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। और केवल अभी तो कुंभ तो शुरू हुआ है 13 जनवरी को, लेकिन सनातन संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कितने गैर जिम्मेदार बयान आए हैं अखिलेश यादव के, कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग दबा हुआ है, उसकी भी खुदाई करनी चाहिए। और अब जो है, और उनके एक सांसद हैं अब्दाल अंसारी गाजीपुर से, वो कह रहे हैं कि सबको वहां पे जो है पुण्य मिल रहा है, सब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग हाउसफुल हो गया है, नरक में कोई नहीं जाएगा, और तमाम उन्होंने उल्टी बातें बोली हैं। आज उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। एक उनके सांसद हैं वीरेंद्र सिंह चंदौली से, समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि संभल में जो खुदाई हुई है, वहां टवायब देवी का मंदिर मिला है, जो वहां बावड़ी मिली है
उसमें राजा लोग जो राजा थे वो अय्याशी करते थे। तो एक मतलब पूरी और एक उनके एमएलए हैं गाजीपुर से, ओम प्रकाश सिंह, वो कह रहे हैं कि वहां पे कुंभ का पानी गंदा है और वहां नहाने से बीमारी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सस्टेन कैंपेन चल रहा है कि कैसे सनातन धर्म को और योगी आदित्यनाथ की सरकार को डिस्क्रेडिट किया जाए। और इन और बड़ी संख्या में मैं कहूंगा नेताओं को अर्थव्यवस्था की, बजट की बेसिक समझ नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है कि किस स्केल की इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे जनरेट हुई है। इनको सनातन अर्थव्यवस्था का मूल इनकी जानकारी ही नहीं है। अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि भारत की जो सनातन अर्थव्यवस्था है वो मंदिर के अराउंड ही चलती थी और उसमें सभी जातियों का समान रूप से पार्टिसिपेशन और अधिकार था। वहां कहीं पर भी जो है ब्याज लेना या कोई चीज महंगी हो गई, कोई सस्ती हो गई, तो वो पूरा समाज का पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है मंदिर के अराउंड चलती थी, जिसको पहले अरबों ने, फिर तुर्कों ने और फिर मुगलों ने उसको नष्ट कर दिया और जो बचा था उसको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, और उसमें गुरुकुल व्यवस्था भी थी। अब उसके रिवाइवल के संकेत दिखने लगे हैं। अयोध्या जिले का जो जीएसटी कलेक्शन है वो गाजियाबाद से ज्यादा हो गया है, ये स्थिति है। और हर दिन वहां औसत जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर है। अगले महीने नवरात्रि है, फिर रामनवमी है। उस दिन वहां पे जो संख्या उमड़ेगी और जो लोगों के आने का अनुमान है, अभी से तैयारी हो रही कि कैसे उसको संभाला जाएगा। तो ये केवल जो है और ये जो वामपंथी, भारत विरोधी और औपनिवेशिक मानसिकता के लोग हैं, जो आज भी ब्रिटेन के दिमाग से चलते हैं, उनका सबसे सोची समझी जो उनकी तरकीब है कि हर बात में विवाद पैदा करो, हर बात में विवाद पैदा कर दो और ऐसा करो कि सरकार और पूरा प्रशासन अपना काम छोड़ करके वो डिफेंसिव पे आ जाए और वो आपके सवालों का जवाब दे दे। ये सही है कि वहां दुर्घटना हुई और कुछ तीर्थयात्रियों की मौत हुई। अब उसमें जो कोई कह रहा है कि मैंने 70 लाशें देखी हैं, कोई कह रहा है मैंने 100 लाशें देखी हैं, और बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरे वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। कोई ट्वीट कर रहा है, सरकार ने करीब 7-8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। तो कैसे, अब आप बताइए कि जहां पे करोड़ों लोग आ रहे हों, तो सरकार की, प्रशासन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, जो प्राथमिक उसका जो उनका कंसर्न है, वो वहां पे व्यवस्था बनाए रखना है या इस तरीके के गैर जिम्मेदार आरोपों का जवाब देना है। तो वहां पे और आपको पता ही है कि अभी 2 हफ्ते पहले, पिछले 20 दिनों में सरकार ने 50 से अधिक अन्य अफसरों को भेजा है। आईएएस भी हैं उसमें, आईपीएस भी हैं उसमें, पीसीएस भी हैं। तो केवल इसको विवादित बनाओ, इसको जो है कलंकित करो, और लोगों में जो एक आस्था का जो ज्वार हम देख रहे हैं, जो लोग वहां आए हैं, उसको कैसे कम किया जाए, लोगों के मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, श्रद्धालुओं में जो आस्था है उसको कैसे खंडित किया जाए, ये काम हो रहा है। और अंतिम स्नान 26 फरवरी को है, महाशिवरात्रि में। वीरेन जी, मैं ये कह रहा था कि 50 करोड़ अगर डुबकी लगा चुके, तो जहां से वो चले हैं और डुबकी लगाने के बाद वापस पहुंचे हैं, जिस भी साधन से आए हैं, चाहे हवाई जहाज से, चाहे रेलवे से, चाहे गाड़ी से, चाहे घोड़े से, आने जाने में कुछ खर्च हुआ होगा, वहां रहने और खाने में भी कुछ खर्च हुआ होगा। पर हेड अगर हम 5,000 रुपया लगा लें तो 50 करोड़ लोगों का कितना बड़ा अमाउंट बैठता है, जरा इसका अंदाजा लगाएं। अयोध्या में जितने लोग पहुंच रहे हैं वो भी मिनिमम हम लगा लें कि 2,000 रुपया खर्च कर रहे होंगे, तो उनका अमाउंट कितना बैठता है। और जो काशी विश्वनाथ जा रहे हैं उनका अमाउंट कितना बैठता है। और इन तीनों जगहों का, प्रयागराज का भी, अयोध्या का भी, काशी का भी, और कुछ नाम आपने और गिनाए हैं उनका भी, आप अंदाजा लगाइए। विंध्यवासिनी मंदिर है, वृंदावन है, मथुरा है।
आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और दूसरे राज्यों और एयरलाइंस के लिए भी, रेलवे के लिए भी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी, होटल उद्योग के लिए भी, अलग अलग सेक्टर के लिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है महाकुंभ ने। आप ये सोचिए, मौनी अमावस्या के पहले तक दिल्ली से प्रयागराज का दिल्ली से जो लंदन का किराया था वो 28,000 था और प्रयागराज का 58,000 था। और मैंने जितने तीर्थ स्थानों के आपको नाम गिनाए हैं और जो योगी जी ने 3 लाख करोड़ का जो आपको आंकड़ा दिया है, इससे ज्यादा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या व्यापार अब तक जनरेट हो चुका है। भारत के लगभग हर राज्य से लाखों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। आसाम से भी आए हैं, त्रिपुरा से भी आए हैं, मेघालय से भी आए हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, पौंडीचेरी है, गुजरात है, राजस्थान है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि आपको मालूम है बहुत ही पवित्र दिन होता है। रात्रि भी बहुत ही शुभ मानी जाती है और लोग शिवरात्रि में रात्रि जागरण भी करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब केवल अब ये चुनौती है कि हरियाणा में चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, अब दिल्ली भी हार गए, यूपी में 10 में 8 विधानसभा चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी वाले। अयोध्या जिले में जो मिल्कीपुर सीट है, जो अवधेश प्रसाद जो अब सपा के सांसद बन गए हैं फैजाबाद से, उनके हाथ ने उनके निर्वाचित होने से खाली हुई थी, वो भी बीजेपी ने जीत ली। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे, तो राजा साहब भी जो है हार गए चुनाव। 61,000 वोट से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है वहां पे मिल्कीपुर में। तो अब कैसे अच्छा, उनका किला दरक रहा, उसको कैसे बचाया जाए, ये चुनौती है इस समय। अब ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से कौन सा गरीबी दूर हो जाएगी, कौन सा नौकरी मिल जाएगी, तो भाई बहन क्यों आ रहे हैं? भाई बहन तो हमारे जो है ये आपके सीजनल हिंदू हैं और ये चुनावी हिंदू हैं। आपको अगर याद हो 2018 में चुनाव था, उसके पहले जब कर्नाटक में चुनाव था या केरल में चुनाव था, तो ये बकायदा ये माथे पे चंदन लगा करके, धोती पहन के, जिसको मुंडू कहते हैं केरला के मंदिरों में, और जनेऊ पहन के वो मंदिर जा रहे थे। और रात में रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस लगते 11 बजे बता रहे थे कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोद के ब्राह्मण हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उनके माथे पे तिलक को देखा नहीं। तो अब उनको फिर याद आ रहा होगा कि भैया जो है अब तो हर जगह पिट गए हैं हम, लगातार 3 बार 0 सीटें आई हैं दिल्ली में, तो चले थोड़ा प्रायश्चित कर लें। और अब इन्होंने देख लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों से जब तक जियो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब तो सब सामने आ रहा है कि यूएस एड के माध्यम से कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट का कम्युनिस्टों का जो इकोसिस्टम है, उसको अथाह पैसा मिल रहा था। उसमें बड़ी संख्या पत्रकारों की भी है, जो उसमें वो तो दिल्ली के ही हैं। तो अब हर जगह से फंडिंग बंद हो गई है, जो 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 अब तक अमेरिका यूरोप से आ रही थी। तो अब उनको ये मालूम हो गया है कि आने वाले 4 साल बहुत बहुत कष्ट में गुजरने वाले हैं। और जितनी शानदार यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की रही है अमेरिका में, आपने देखा है कितने बड़े बड़े रक्षा सौदे हुए और कितने बड़े बड़े व्यापारिक समझौते हुए। F-35 ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने अब तक नेटो देशों तक को नहीं दिया है, वो भारत को देने को राजी हो गया है। और दूसरी समस्या ये हो गई है कि कांग्रेस के एमपी केरल के जो बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट हैं, जो 30 साल यूएनओ की सेवा में रहे हैं, शशि थरूर, उन्होंने आज ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बहुत सफल और बहुत ऐतिहासिक बताया है। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस घिर गई है और कहीं कोई अब जो है आस्था दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो चलो थोड़ा सा जो है हिंदुओं के मन में थोड़ा मलहम लगाओ, तो हो सकता है इसीलिए आ रहे हो। और वैसे आज भी अखिलेश यादव ने वाराणसी में
एक बहुत तीखा बयान दिया है कि मैं तो स्वर्ग नरक मानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, वो एफआईआर हो गई है, क्यों हो गई है मुझे नहीं मालूम, अब्दाल अंसारी के खिलाफ। तो मतलब बहुत ही उनका भी जो अंदाज था कहने का, वो बड़ा कंटेम्प्चुअस था, हकारत से भरा हुआ था। और ये उनका स्टैंड हमेशा रहा है। क्या अखिलेश यादव, अफजाल अंसारी और कुछ दूसरे बिगड़ैल किस्म के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का जनमानस किस तरीके से बदल रहा है, किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? सर 50 करोड़ पिछले कल 40 शाम को। साल से उनकी राजनीति यही रही है कि मुसलमान वोट को इकट्ठा करो, हिंदुओं को बांटो और राजनीति करो। यही राजनीति हमेशा से रही है, खास करके पिछले 35 सालों से। उसमें नई बात क्या कर रहे हैं वो? और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सफल रही उत्तर प्रदेश में। 2017 में असेंबली के इलेक्शन यूपी में हुए, योगी मुख्यमंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 80 में से 66 सीटें जीत ली। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, फिर बीजेपी ने सरकार बना ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो अभियान चलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो भाई सफल हो गए। बीजेपी की सीटें कम हो गई, 33 आ गई, और अकेले अखिलेश यादव को सीटें मिल गई 37। तो इनकी राजनीति की बुनियाद ही नफरत रही है, समाज का बंटवारा रही है। अब योगी जी के 8 साल हो गए हैं, नरेंद्र मोदी का 11वां साल चल रहा है, और जिस तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो 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 समावेशी इंक्लूसिव राजनीति है, जब अब लगातार 8 साल से उनका लाभ लोगों तक बिना भ्रष्टाचार के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे उनके वोट बैंक पे इसका असर पड़ रहा है। ये उनको दिखाई पड़ रहा है। और जैसा अभी जो है एक किसी पब्लिकेशन हाउस ने जो परसों नरसों सर्वे कराया है, उसने साफ कहा है कि लोगों में अब बीजेपी को लेकर के प्रायश्चित का भाव है। और अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और एनडीए की सीटें 300 से ऊपर आएंगी, 343। 343 जी, और भारतीय जनता पार्टी की 281। जी, तो ये सब चीजें आ रही हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है ना कि जो हमने जो है जो फर्जी गुब्बारा फुलाया था, वो फूट गया है, और 3 बार फूट गया है, 4 बार फूट गया है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में। तो अब सवाल ये है कि अब समस्या सर्वाइवल की है, कैसे कैसे खड़े रहा जाए। और दूसरी बात आपने देखी होगी, कल जो है लोकसभा में, राज्यसभा में वक्फ बिल के ऊपर पार्लियामेंट जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट टेबल हुई, और कल ही आपने देखा कि विपक्ष ने कल जिस तरह से हथियार डाले हैं, इतनी तकनीकी उनमें खामियां उन्होंने निकाली हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह उन्होंने वॉकआउट किया। तो अब उनको केवल और जबकि मेरी बहुत से मुस्लिम नेताओं से बात हुई है, मुस्लिम का जो अशराफिया है, जो एलीट क्लास है, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के बहुत गुस्सा है कि इन्होंने वक्फ बिल को लेकर के कुछ नहीं किया और ये केवल बयानबाजी करते रहे। तो उनको भी संदेश देना है, हिंदुओं के भी एक हिस्से को संभालना है। तो अब जो है आने वाले दिन जो है, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस में जो जूते में दाल बट रही है, और जो दिल्ली में भी आपने देखा, और उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयान बंगाल से आए हैं, तो इनके सामने अब जो है चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इनको मालूम है कि ये केवल बयानबाजी करके और केवल घृणा फैला करके अब राजनीति नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल लाइन ऑफ एक्शन सफल नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अरे इंडियन स्टेट से, भारतीय राष्ट्र राज्य से आईएसआई लड़ रही है, लश्कर तैयबा लड़ रही है, हिजबुल मुजाहिदीन लड़ रहा है, जैसे मोहम्मद लड़ रहा है, नक्सलाइट लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष भी लड़ रहे हैं। ये कोई बताने वाला कांग्रेस को है? तो अब ये जो हो रहा है आपके सामने। आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका टूर की भी बात कर लें। फ्रांस के बाद अमेरिका, और दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों ने
क्या गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन और सत्कार किया है। इससे भी बढ़ करके जो कभी नहीं हुआ वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2008 के मुंबई ब्लास्ट के अभियुक्त तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण अमेरिका करने को तैयार हो गया है। और जब एक संवाददाता ने पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जिन खालिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, समय आने पर और जब भारत कहेगा तो उनको भी भेजा जाएगा। ये कितनी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश को अब मोदी देखेंगे, हम नहीं हाँ, देखेंगे। मोदी ये भी हैंडल कह कर दिया। लेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंडल कर लेंगे। ये भी कह दिया है। देखिए साहब, एक बात हमारे दर्शकों को साफ समझनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा आपसी ये म्यूचुअल बेनिफिट पे आधारित होते हैं, किसका किससे क्या लाभ हो रहा है। आज स्थिति ये है कि अमेरिका और फ्रांस के बीच में ये होड़ लगी है कि कौन कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इंडिया को कर सकता है। बाइडेन के जमाने में इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए इंजन का समझौता हुआ था जीई से, जनरल इलेक्ट्रिक से। वो 2 साल से किसी ना किसी बहाने से टाल रहा था और इंजन हमको नहीं मिल रहा था और हमारा तेजस का जो प्रोडक्शन है वो रुका हुआ था। आज डोनाल्ड ट्रंप आपको बिना मांगे F-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग के जो फौजी हैं उनकी चीखें निकल गई हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और फ्रांस जो है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, इंडिया में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और भारत जो मांगे वो हमसे लेना चाहता है। फ्रांस हमसे पिनाका रॉकेट खरीद रहा है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सब दिखाता है कि अब ये भारत वो वाला भारत नहीं है जब हम दीनहीन थे। आज हमारे पास ये ताकत है, आज ये हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम फ्रांस की इकोनॉमी को ये फायदा दे सकते हैं, हम अमेरिका की इकोनॉमी को ये फायदा दे सकते हैं। लोगों को मालूम है आज की तारीख में भारत की एयरलाइन कंपनियों ने फ्रांस की एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी के पास जो जहाज, जो प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस कर रखा है, 1700 जहाज का ऑर्डर है, मोर देन $50 बिलियन, 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का आदेश केवल एयर इंडिया ने और इंडिगो ने और कुछ और 2 एयरलाइंस ने अब तक दे रखा है, जो आना शुरू भी हो गए हैं। और इन सारे ऑर्डर को पूरा करने में अभी उनको 3 साल और लगेगा। दुनिया में कौन सा देश है भारत के अलावा जो 1700 जहाजों का ऑर्डर केवल 2 कंपनियों को दे रहा है, फ्रांस की एयरबस और अमेरिका की बोइंग। तो ये दिखाता है इंडियन इकोनॉमी की ये स्ट्रेंथ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत विशेष मोहब्बत होगी नरेंद्र मोदी से या भारतवासियों से। ये केवल इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जिसके चलते आज जो है अमेरिका भी हमारे सामने अपनी हर चीज हार्डवेयर को बेचने को तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत की कि हमारा जो व्यापार घाटा है, तो भारत सरकार ने जो मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदने का जो ऑर्डर प्लेस करने जा रही है वो सब खत्म हो जाएगा उससे। अभी तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 2 साल के भीतर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। उसके बाद तो भारत की स्थिति और भी बहुत मजबूत होने जा रही है। जी, बहुत वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, और महाकुंभ समेत भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बारे में भी आपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।